हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। आज जो भी हम बात करेंगे गाइज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एथिक्स है या वैल्यूज़ की बात जब आती है तो वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के इर्द गिर्द भी होती है, हमारी लाइफ के सराउंडिंग से भी अटैच्ड होती है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। हम ग्लोबल लेवल पे, मार्केट लेवल पे भी पढ़ेंगे, लॉज से भी पढ़ेंगे, मोरालिटी की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, और हम एक पर्सनल उससे भी काफ़ी चीज़ें हम समझ पाएंगे उससे रिलेट करके। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स होने वाले हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वेरियस क्वेश्चंस में, तो उनको हम अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। और गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है इसकी पीडीएफ्स है। और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल जस्ट यू नीड टू डू इज़ आपको रेगुलरली बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। आपको डेली बस 1 से सवा घंटा देना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और आप अगर बैच के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका एग्ज़ाम, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, उसको आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो सोल्यूशंस भी दिए जाते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो गाइस ये बैचेस को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिसिप्लिन जनरली इम्प्लाइज फॉलोइंग द ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, हाउएवर इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस। ये है ए पार्ट। बी पार्ट क्या है, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली एंट्रेंस्ड मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस नीदर द लॉ नॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर इवन द मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शन प्रॉपरली। What do you understand by these statement? Explain with illustration in the contemporary times. ए क्या है, अनुशासन का अर्थ आमतौर पर आदेश और अधीनता का पालन करना है, हालांकि यह संगठन के लिए प्रतिकूल हो सकता है। चर्चा करें। और बी पार्ट है, आमतौर पर साझा और व्यापक रूप से स्थापित नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न ही लोकतांत्रिक सरकार और न ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से काम करेगी। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समकालीन टाइम्स में दृष्टांत के साथ स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने बताया GS4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइज जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए गए हैं और उसमें हमें बताना है कि हम इन स्टेटमेंट से क्या समझते हैं और हमें इनका एग्जाम्पल देते हुए आज के टाइम के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। तो पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली ये बोला जाता है, जो अनुशासन है उसका आमतौर पे मतलब बोला जाता है ऑर्डर और सबॉर्डिनेशन। ठीक है, कि भाई आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं, और सबॉर्डिनेशन अधीनता,
कि भाई आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है सबॉर्डिनेट को, जो आपके नीचे काम कर रहा है उसको ऑर्डर दिया जा रहा है और वो उस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, चुपचाप उसको बस काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो है डिसिप्लिन। हाउएवर इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए बुरा भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑर्डर दिया जा रहा है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बल्कि वो प्रोडक्टिविटी कम भी कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर जब ऐसे दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो कई बार सबॉर्डिनेट्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो उस पर हमें बात करनी है। और बी पार्ट में क्या बोला गया है, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, कि जो नैतिक वैल्यूज और ऑब्लिगेशंस, दायित्व हमें देखने को मिलते हैं, अगर वो सब अपने अलग अलग चलाते हैं ना, मतलब कॉमनली शेयर्ड नहीं है कि एक दूसरे के साथ मतलब शेयर नहीं करते हैं, तो ना तो लॉ ढंग से काम करता है, ना ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक हमें सरकार देखने को मिलती है, वो भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, और जो मार्केट इकोनॉमी है, जो बाजार की अर्थव्यवस्था है, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को बेसिकली इलाबोरेट करना है, आज के टाइम के हिसाब से बताना है, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, डिसिप्लिन की। भाई डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्डर और सबॉर्डिनेशन, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव प्रूफ हो सकता है, ठीक है। डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कि जो डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं अनुशासन की, तो वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन है, सब कुछ काम ठीक तरीके से हो रहा है, तो उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी वहाँ पे। इट encourages हार्मनी एंड cooperation among employees and act as a morale booster for the employees। अब क्या होगा जब एक मतलब शांतिपूर्वक अच्छा एनवायरनमेंट होता है ना, तो एक हार्मनी, अच्छे रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। मोरल बूस्टअप, अच्छा हम महसूस करते हैं उस एनवायरनमेंट में, हमें काम करना भी अच्छा लगता है और हमारे रिलेशंस भी सबके साथ अच्छे होते हैं, कॉपरेशन, हम सहयोग करते हैं, मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे। Discipline is very essential for a healthy industrial atmosphere and for the achievement of organizational goals। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि डिसिप्लिन तो ज़रूरी है ही। यहाँ पे अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी ज़रूरत है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग को डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, अपना शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आप अपना एम अचीव कर पाएंगे। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन तो काम करना पॉसिबल ही नहीं है, काम होगा ही नहीं ठीक तरीके से। However, the management of workplace discipline remains a key problem in employee relations and is one of the most discernible sources of conflict at work। लेकिन जब वर्क प्लेस पे मतलब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि डिसिप्लिन को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है एम्प्लॉयज़ के मामले में, जिसको टैकल करना मतलब एक वो कॉन्फ्लिक्ट का भी सोर्स बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमें लड़ाइयाँ भी उसकी वजह से देखने को मिल सकती हैं, डिसिप्लिन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो। इट मे ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने क्या बात की कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, चाहे काम में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, चाहे मोटिवेशन में हो, चाहे एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, सभी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में हो, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? बिकॉज इट मे क्रिएट अ कल्चर ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन which lowers worker morale and inhibits employee growth। कि अब क्या होता है कि डिसिप्लिन जैसे मेंटेन कर रहे हैं तो डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन कई बार डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन करने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे एक डर का माहौल बन जाए, कि जैसे कि हम डरा देते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते, उनको टीचर डिसिप्लिन में लाने के लिए मान लीजिए उन पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है, गुस्सा कर देते हैं, या फिर उनको कई बार उनको थप्पड़ लगा दिया, तो क्या हो जाता है वो डर जाते हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं फिर। तो वो टीचर ने क्या किया कि वो वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शांति से नहीं बैठ रहे,
उन्होंने डिसिप्लिन करने के लिए वहाँ पे उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्होंने वो चीज़ की। लेकिन उससे ये भी हो सकता है कि बच्चा वहाँ पे सेंसिटिव है और उसमें वो डर बैठ गया उसके अंदर। तो वो बच्चा वहाँ पे बेशक से स्कूल में पढ़ने तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पे वो डिसिप्लिन दिख रहा है कि वो डिसिप्लिन है, लेकिन वो डर की वजह से है। और वो उस डर की वजह से ना तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा है, ना ही कुछ ढंग से सीख पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। मतलब उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही, कि वो सबके साथ मिक्सअप ही नहीं हो रहा है फिर डर की वजह से। तो ऐसा माहौल एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि डर की वजह से उसका मोरल कम हो जाए, वो काम करना ही ना पसंद करे, वो वहाँ पे डर की वजह से रह रहा है। ठीक है, और उसकी ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। यूजिंग नेगेटिव डिसिप्लिन टू punish employees for poor performance is not as effective as helping them to identify their weaknesses and explore how to improve upon their strengths। कि अब क्या होता है कि कुछ नेगेटिव और पैरामीटर्स और पॉजिटिव पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए डिसिप्लिन में, जैसे अभी हमने एक बच्चे की बात की, डिसिप्लिन में लेके आना है, तो एक तो है, अब ये जो हमने बात की थी बच्चे के लिए कि उसको डांट दिया बहुत ज़्यादा या फिर उसको मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव डिसिप्लिन एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको पनिश करने की बजाय, कि भाई डिसिप्लिन लाने के लिए उसको पनिश करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको वीकनेस एक्सप्लोर करने में, कि भाई आप में ये कमी है, आप यहाँ पे गलत कर रहे हो या आप यहाँ पे सही नहीं जा रहे हो, और उसको वो बता के, और उसकी स्ट्रेंथ भी कि आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटी, तो उसको वहाँ पे मोटिवेट करो ताकि वो उस तरीके से डिसिप्लिन लेकर आए, ना कि ये नेगेटिव उसको पनिशमेंट दे के डिसिप्लिन लाने की बजाय, ताकि वो डर का उसमें माहौल ना हो और वो डीमोटिवेट ना हो। Therefore, while discipline is important in ensuring order and subordination, a fine balance needs to be followed so that it does not become counterproductive to the organizational interests। कि हमने पढ़ा डिसिप्लिन तो ज़रूरी है और डिसिप्लिन अच्छा भी बहुत होता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि वो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। मतलब वो हैम्पर बेसिकली एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट ही ना बन जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Positive discipline approach which uses constructive criticism can be followed to instill correct behavior। कि हम पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच अपना सकते हैं ताकि हम एक पॉजिटिव बिहेवियर भी, मतलब एक अच्छा बिहेवियर हम इनकलकेट कर पाएँ एक एम्प्लॉय का। जैसे हमने बात की कि उसको डांटने की बजाय, उसको पनिश करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प करें कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो आप यहाँ पे इम्प्रूव करो, और ये आपकी ताकत है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे हो उसको, और आप यहाँ पे अच्छे से काम करो, तो उसको इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, explaining to an underperforming employee how his or her failure to follow proper protocol is hurting her performance and then offer helpful suggestions for increasing productivity। कि अब एक ऐसा एम्प्लॉय है जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, अच्छा काम नहीं वो कर रहा है, तो वहाँ पे उसको बताओ कि वो किस तरीके से काम गलत कर रहा है या क्या प्रोटोकॉल वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। और उसको ऐसे तरीके बताओ, उसको समझाओ कि आप अगर ऐसे करोगे तो आपका काम अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपने क्या किया, आपने जब उसको प्यार से समझाया तो वो समझ के वो काम अच्छे से करेगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रादर देन उसको डांटने की या पनिश करने की बजाय। राइट, सो ये था गाइज हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिसिप्लिन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, कि जब मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, या जो ऑब्लिगेशंस हैं, दायित्व हैं, हम अगर अलग अलग सब रखते हैं, कॉमनली शेयर नहीं करते हैं, तो वो सब पे बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, चाहे लॉ है, सरकार है या मार्केट है। Law, democratic government and market economy can be considered as three pillars of modern civilization। कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसके ये तीन हमें खंबे, स्तंभ देखने को मिलते हैं। लॉ, कानून, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। This argument can be tested on touchstone of Gandhian value that moral values and obligations provide spiritual foundation of any civilization। कि अब ये जो गांधीयन बिलीव थे, मतलब जो गांधीवाद की
उनके विश्वास थे, उसको उनका बिलीव था मॉरल वैल्यूज़ और ऑब्लिगेशंस का, तो उसकी कसौटी पर, उनके विश्वास की कसौटी पर रखा जा सकता है कि इन दायित्वों को निभाने के लिए ये हमें नींव रखनी पड़ेगी, और इन नींवों को, ये जो हम बात कर रहे हैं लॉ की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी, इनको हमें प्रॉपर तरीके से रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें लॉ की, मोरल वैल्यूज़ एंड लॉ। Usually, laws are public expression of morality, which codifies the basic principle of conduct which a society accepts. ठीक है, अब लॉ क्या करता है, ये एक नैतिकता का एक पब्लिक एक्सप्रेशन है, मतलब सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, जिससे कि एक ऐसा प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे, सोसाइटी उसको माने। ठीक है, जैसे कि हम बात करें स्लेवरी की, तो स्लेवरी पहले के टाइम पे एक्सेप्टेड थी, पहले के टाइम पे हमें स्लेवरी देखने को मिलती थी। इवन जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, एंशियंट टाइम पे भी स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, स्लेवरी हमें देखने को मिलती थी, और वहाँ सोसाइटी में कोई गलत भी नहीं मानता था उसको, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। बट जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए, हमारी थिंकिंग में चेंजेस आए, तो अब क्या हुआ, स्लेवरी को गलत माना गया। ठीक है, वो उसको हार्श माना गया, और मॉडर्न सोसाइटी ने उसको रिप्लेस कर दिया, सारे ऐसे लॉज को बदल दिया और इसको चेंज कर दिया आज के टाइम पे कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और स्लेवरी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। ठीक है, बेसिकली तो वहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट्स दिखा के उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है कि लॉ जो है वो लोगों के हिसाब से, शेयर्ड वैल्यूज़, कॉमन वैल्यूज़ के हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी हिसाब से चलेगा। उस टाइम पे स्लेवरी एक्सेप्टेड थी तो स्लेवरी चलती थी, लॉ के अकॉर्डिंग स्लेवरी लीगल थी, लेकिन आज के टाइम पे स्लेवरी इलीगल है अकॉर्डिंग टू दी बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू दी मॉरल वैल्यूज प्रिवेलिंग टुडे, राइट। नेक्स्ट इज मॉरल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट एम्बॉडी रिस्पेक्ट फॉर द होल वर्थ ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी क्या है कि ऐसे डिसीजन मेकिंग हमें इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है कि सारे जितने भी लोग हैं सभी इक्वली प्लेस्ड हैं, मतलब सभी को इक्वल दर्जा दिया गया है, समान तरीके से रखा गया है कि कोई ऊंचा नीचा, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, दिस इंश्योर्स दैट इवन पावरलेस पीपल गेट द राइट टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। वही बात है कि जिनके पास पावर भी नहीं है वो भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड जस्टिस आर इंडिस्पेंसिबल फॉर फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, स्वतंत्रता और जस्टिस, न्याय जैसे ये जो मूल्य हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये अनिवार्य हैं, ये ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं। ठीक है, it has been seen that whenever moral values and obligations were bypassed by democratic regimes, tyrannical leaders have emerged. अब ये चीज़ देखी गई है कि जब इन चीज़ों का हनन किया जाता है ना, जैसे हम ये मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, जैसे इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, या लिबर्टी, जस्टिस है, अगर इनको बाईपास करते हैं, इनका हनन करते हैं, तो क्या होता है, कुछ ऐसे टायरानिकल लीडर्स, अत्याचारी नेताओं का हमें अत्याचारी नेता हमें उभरते हुए दिख जाते हैं उन जगहों पे। ठीक है, दिस ट्रेंड कुड बी सीन इन मेनी अफ्रीकन डेमोक्रेटिक नेशंस दैट कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स इन डिस्गाइज ऑफ डेमोक्रेसी। कि ऐसा ये ट्रेंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, अफ्रीका के कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक नेशंस में देखने को मिलता है जहाँ पे ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं इनका कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे वो उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, और इन मॉरल प्रिंसिपल्स का वो हनन करते हैं, इनका वॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि वहाँ पे इस तरीके के अत्याचारी लीडर्स उभरते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी में, तो मार्केट इकोनॉमी इज़ बेस्ड अपॉन एफिशिएंट मार्केट फंक्शनिंग एंड सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म्स।
but there are instances when it has been observed that in absence of moral values, that market economy created havoc. अब क्या चीज़ है, मार्केट इकॉनमी किस पे बेस्ड होती है कि प्रॉपर तरीके से जो काम है मार्केट में वो हो, प्रॉपर फंक्शनिंग हो। अब मार्केट में क्या होता है, जैसे डिमांड सप्लाई का हमें फैक्टर देखने को मिलता है, तो बेसिकली मार्केट में अपनी खुद की इतनी क्षमता होती है कि वो उसको जहाँ पे जब करेक्शन की ज़रूरत है तो वो अपने आप ही अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लेती है, अपने आप ही वो फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से कर लेती है। जैसे वो जो डिमांड सप्लाई का ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो वो टाइम टू टाइम अपने आप ही इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मॉरल वैल्यूज़ जब नहीं होते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होते, जैसे कि करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अब मिलता है। जैसे मान लीजिए मार्केट है, अब डिमांड सप्लाई में क्या होता है, कई बार आर्टिफिशियल स्कार्सिटी दिखाई जाती है प्राइजेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिमांड तो है, सप्लाई कम कर देते हैं कि भाई है ही नहीं प्रोडक्ट, आर्टिफिशियली करते हैं वो गलत तरीके से। ठीक है, तो प्राइस बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जब भी मॉरल वैल्यूज़ वहाँ पे नहीं होती, मॉरल वैल्यूज़ का अगर हनन होता है, तो मार्केट में एक ऐसी मतलब कहर आ जाता है मार्केट में, मार्केट की अर्थव्यवस्था में। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ कीपिंग मोरल वैल्यूज एट एन आर्म्स लेंथ। अब ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था 2007-8 में, ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया था, उनका बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हुआ था। Immoral principles like excessive greed and irrational exuberance, where the unsustainable investment behavior was observed, raised a big question mark on basic principle of market economy. वही चीज़ है कि जैसे इमोरल प्रिंसिपल्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लालच, एक्सेसिव ग्रीड। अभी लालच के तहत जैसे अभी हमने बात की आर्टिफिशियल स्कार्सिटी की, ठीक है, या एडल्ट्रेशन की, तो ये जो इस तरीके से जो लालच होता है, इसमें ये गलत काम करते हैं, गलत प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, अनैतिकता जो ये दिखाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर पे एक क्वेश्चन मार्क आता है और मार्केट इकोनॉमी वहाँ पे सफ़र करती है। ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी सफ़र करेगी तो बेसिकली नेशन सफ़र करेगा। तो इसीलिए मॉरल वैल्यूज़ का मार्केट इकोनॉमी से भी संबंध हमें देखने को मिलता है और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो ये गाइस हमने किसकी बात की, अपने सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें 3 चीज़ें दी हुई थी कि लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मार्केट इकोनॉमी मॉरल वैल्यूज से अफेक्ट होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे अगर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी तो वो हमने उसको अलग अलग उस पर भी बात की। कंक्लूडिंग नोट, these observations can be aptly summed up in the words of Gandhi, where he contended that कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स आर सेंस। अब इनको हम किस तरीके से सम अप कर सकते हैं, गांधी जी ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने क्या कहा था कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, कि कॉमर्स जो है वो विदाउट मोरालिटी के बिना हो ही नहीं सकता, वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। और सिमिलरली पॉलिटिक्स में अगर आप जा रहे हो, राजनीति बिना प्रिंसिपल्स के, बिना सिद्धांतों के, वो पाप है। कि अगर आप कॉमर्स कर रहे हो बिना मोरालिटी के, वाणिज्य कर रहे हो बिना नैतिकता के, और राजनीति कर रहे हो बिना सिद्धांतों के, तो वो एक पाप है। तो इससे हम इसको बता सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो हमारी लाइफ में रखते हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।